आप जब कोई इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन नहीं करते हैं, प्रॉपर रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं और आप स्टॉप गैप अरेंजमेंट करके कुछ प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप कुछ काम चालू करते हैं, तो फिर कहीं न कहीं वो सिस्टम कोलैप्स होता है। आप पूरी दिल्ली में जाके देखिए कि बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स जो बन रहे थे, आज उन पे काम रुका हुआ है। 26 आसन की टिकट से आप चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे और ये मेरा अनुभव रहा है कि जब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट आपको कुछ ठोस गलत चीज़ नहीं मिलती, तो फिर ये बोल दो ये तो यहाँ रहते हैं, ये वहाँ रहते हैं। और जहाँ तक बात बिजौसनी विधानसभा की है, तो 1994-95 से मैं बिजौसनी विधानसभा में रह रहा हूँ। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर थीवा। आज हम पहुंचे हैं राजनगर पार्ट 2 में और आपकी मुलाकात कराएंगे दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत जी से। सर नमस्कार। जी, नमस्कार। सर आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और गांव की कनेक्टिविटी खासतौर पर देहात को आपने काफी वजह दी और काफी अभी 2 दिन पहले यहाँ बड़ा पोस्टर भी लगा था कि दादा देव मंदिर में भी आपने बस सर्विस स्टार्ट कर दी। उसके बाद आपका 7 साल का कार्यकाल था, काफी अच्छा रहा, खासकर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। लेकिन बाद में करीब 2 महीने पहले, चुनाव से पहले, आपने आम आदमी पार्टी को क्विट कर दिया। कैसे, कारण क्या था? जिस पार्टी से हम जुड़े थे वो आम आदमी पार्टी नहीं है। जो उनकी विचारधारा थी, जो उनका गोल था, जो उनका विज़न था, जो उनके एथिक्स थे, प्रिंसिपल्स थे, उनसे कहीं न कहीं ये आम आदमी पार्टी भटक गई है। और कुछ समय से मन में चल रहा था कि यार जिस पार्टी से एटलीस्ट मैं और मेरी तरह जो हज़ारों करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े थे, वो कहीं मायूस हैं कि ये वो पार्टी नहीं है जहाँ एक आम आदमी को देखते हुए, उनकी पीड़ा को देखते हुए कोई मुख्यमंत्री अगर करोड़ों रुपए लगा के वो घर बनता है, वो भी उस समय जब कोरोना चल रहा था। तो मुझे तो ये हैरानी हो रही थी कि जहाँ लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, तो फिर वो मुख्यमंत्री को उस घर में नींद कैसे आ सकती? तो ये सारी चीज़ें से मन बड़ा दुखी था और फिर जब बियॉन्ड अ पॉइंट आप टॉलरेट नहीं करते, तो फिर हमने सोचा कि यार एक नई पारी जो है वो स्टार्ट की जाए और कहीं न कहीं ये भी महसूस हुआ कि कोई पार्टी अगर देश के बारे में सोच रही है और रियल डेवलपमेंट की बात कर रही है और पूरे दुनिया में अगर देश का नाम आगे और ऊँचा कर रही है, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है वो प्रगति कर रहा है। तो अ, उनकी नीतियों से प्रभावित होके, तो इसलिए फिर बीजेपी जॉइन किया। सर जब प्रधानमंत्री जी का नाम आया तो करीब 20 राज्यों में सरकार है और 20 राज्यों में आयुष्मान योजना को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार भी कर रही है कि 5 लाख का इलाज, जो इलाज है वो फ्री है। दूसरी तरफ केजरीवाल जी की मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से बताया जा रहा है कि दवाइयाँ सब फ्री है। कहीं न कहीं आज जो कैंप लगाया, उसका उद्देश्य ये तो नहीं है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में कहीं न कहीं केजरीवाल फेल हो गए और आयुष्मान जैसी योजना को लागू करने की ज़रूरत है। अगर मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ मिल रही होती, तो फिर यहाँ ही जो इतने वही मैं देख रहा था कई 100 लोग जो हैं वो यहाँ आ चुके हैं। तो फिर वो मोहल्ला क्लिनिक में दवाई ले लेते जाके। वो टेस्ट जो है वो मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हो रहे। तो कहीं न कहीं जो एक पूरे सिस्टम को स्ट्रेंथन करके और सिस्टम ड्रिवन जो एक प्रोसेस होता है, वो कहीं न कहीं पार्टी जो है वो चूँकि स्टॉप गैप अरेंजमेंट करना बड़ा आसान होता है। लेकिन आप जब कोई इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन नहीं करते हैं, प्रॉपर रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं और आप स्टॉप गैप अरेंजमेंट करके कुछ प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप कुछ काम चालू करते हैं, तो फिर कहीं न कहीं वो सिस्टम कोलैप्स होता है। आप पूरी दिल्ली में जाके देखिए कि बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स जो बन रहे थे, आज उन पे काम रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? ये सवाल मुझे तो पता है, लेकिन ये पूरी दिल्ली वासियों के मन में ये सवाल है। 80% काम पूरा हो गया और अब काम रुक गया है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिन हॉस्पिटल्स का 100% काम पूरा हो गया है, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ स्टाफ नहीं है, नर्सेज़ नहीं है, फर्नीचर तक नहीं है। तो कहीं न कहीं ये जो कैंप और लोगों ने जो जो रिक्वेस्ट किया है इस कैंप के लिए, कहीं न कहीं शो करता है कि जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कहीं न कहीं उसमें बहुत बड़ा गैप है। और मुझे खुशी है कि
यहाँ काफ़ी लोगों ने निःशुल्क अपना चेकअप कराया, दवाइयाँ ली, बेसिक जो टेस्ट हैं ईसीजी और बीपी, शुगर के जो टेस्ट करा रहे हैं, और आगे जहाँ-जहाँ भी डिमांड आएगी उसको भी पूरा किया जाएगा अलग-अलग एरियाज़ में। और विकास मैं समझता हूँ कि बीजेपी सरकार ऐसी सरकार है जो एक स्टेबल गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट जो सुबह से लेकर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक्सेप्ट ब्लेमिंग एलजी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके, एलजी के साथ मिलके काम कर सके। महिपालपुर सुना है आपने? जी, मैं काफ़ी बार गया हूँ सर, कहाँ है महिपालपुर? एयरपोर्ट के जस्ट बगल में। एयरपोर्ट के बगल में, आपने भी कहा। जी। और एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल। और देश का सबसे बड़ा जी, और देश का सबसे बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट है। जी। आई थिंक आई विल नॉट बी रॉन्ग, अगर वन ऑफ द बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड आल्सो। ये मेरे साथ जो नौजवान साथी खड़े हैं, जी, ये सारे महिपालपुर से हैं। जी। महिपालपुर गाँव में जब गया तो इन्होंने खुद ये बताया कि वहाँ पीने का पानी नहीं है, सीवर नहीं है, कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है, जी, कोई हॉस्पिटल नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं है, जी, और ये गाँव अर्बनाइज़ हुआ 1982 में। तो आप ये सोचिए कि 82 छोड़ दीजिए, 2015 से लेके अब हम 2025 में आ गए हैं। 10 साल इतनी भारी बहुमत के साथ जो सरकार बनी, जी। अगर वो पानी की लाइन, आम आदमी पार्टी का नारा था कि हम हर घर में टूटी के द्वारा पानी पहुँचाएँगे, यही नारा था। जी, बाद में तो 2020 के चुनाव में ये भी नारा दिया कि हम 24 घंटे पानी देंगे। जी, 24 घंटे छोड़िए, जी। हर दिन आधा घंटा भी अगर पानी आता हो तो आप खुद पूछ लीजिए। नहीं सर, मैं उनसे पूछूँ, मेरे 2 प्रश्न और हैं। क्राइम और करप्शन को लेकर काफ़ी बातचीत होती है खासकर। क्राइम को लेकर आती है कि केजरीवाल सरकार उँगली उठाती है कि केंद्र की सरकार है, खासकर अमित शाह जी पर, गृह मंत्रालय उनके पास। और करप्शन पर इसलिए आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने पार्टी इसलिए छोड़ी कि आपके ऊपर करप्शन की जहाँ तक हम नहीं मानते, क्योंकि यदि करप्शन नहीं होते तो आपकी ईडी और सीबीआई की रेंज के अंदर होते। लेकिन कहीं न कहीं चुनाव के मद्देनज़र ये दोनों चीज़ें अभी बड़ी आगे उछल के आ रही हैं जनता के बीच में, कि जनता को असमंजस में डाल दिया कि करप्शन हुआ या नहीं, या क्राइम बढ़ा या नहीं। जब कुछ कहने को नहीं मिलता, जी, तो आम आदमी पार्टी ने ये स्टैंडर्ड लाइन बना दिया है जी, कि जी ईडी सीबीआई का दबाव था। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई अगर ईडी सीबीआई का दबाव था, तो जब मुझे ईडी का सम्मन आया जी, लगभग जून जुलाई में, जी, और सीबीआई का सम्मन तो पिछले साल आया था, वहाँ मैं 8-9 घंटे कोऑपरेट करते हुए जितने भी सीबीआई के सवाल थे वो सारे जवाब दिए। जी, ईडी का सम्मन आया, मैं तो भागा नहीं। मैं तो जैसे ही समन आया, तो मैंने ऑफ़र किया कि जी मैं पूरी तरह कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, और जो भी आपके सवाल हैं, जितना मुझे पता है मैं ईमानदारी से आपके सवालों का जवाब दूँगा। मैं गया, मैं कल सुबह 10:30 बजे गया था शायद, और शाम को शायद 6 बजे वहाँ से निकला। जितने सवाल थे, तो अगर ईडी, सीबीआई का दबाव होता, तो फिर उस टाइम छोड़ देनी चाहिए थी पार्टी, क्योंकि कौन-कौन जेल जाना चाहता है। जी, तो लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है, जी, अगर आपने ईमानदारी से काम किया, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और समन्स वो व्यक्ति इवेट करता है जिसको कहीं डर है जी, कि आपने कुछ गलत किया है। तो ये तो बात होगी दबाव की। जी, अब बात करते हैं क्राइम और करप्शन की। वो पार्टी जिसने ये कहा था कि अगर उनका कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता अगर क्राइम और करप्शन इन्वॉल्व्ड है, जी, तो वो उससे कोई भी संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन वो आम आदमी पार्टी अब बदल गई है। जी, अब ये खास आदमी पार्टी बन गई है। आपसे अब ये खास आदमी पार्टी बन गई है, क्योंकि उन्हीं के नेता जो हैं वो क्राइम में भी इन्वॉल्व है और करप्शन में इन्वॉल्व है। सर, बीच भाषण में आपको मैं बताऊँ कि मैंने पिछला चुनाव भी कवर किया था, और यहाँ पर एक भारी का मुद्दा भी उठता है। यहाँ से करीब 200 मीटर दूर आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है, वो यहाँ से अभी रैली को संबोधित कर रहा है। और आपको बता दूँ कि 4 किलोमीटर दूर आज भड़थल के अंदर महापंचायत हुई कि भारी नेता हमें नहीं चाहिए। खासतौर पर मुझे ये जानना है कि क्या ये राजनीतिक दृष्टिकोण से हो रहा है, या कहीं न कहीं आपका तो पूरी दिल्ली के ऊपर, जब आप मंत्री थे तो पूरा दिल्ली पर आपका अधिकार था और दिल्ली के लिए आपने सभी के लिए काम किया। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या बीच भाषण की टिकट से आप चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे, और ये मेरा अनुभव रहा है कि जब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट आपको कुछ ठोस गलत चीज़ नहीं मिलती, जी, तो फिर ये बोल दो जी ये तो यहाँ रहते हैं, ये वहाँ रहते हैं। जी, और जहाँ तक बात बिजॉस्नी विधानसभा की है, तो 1994-95 से मैं बिजॉस्नी विधानसभा में रह रहा हूँ। C6 और ये छुपी नहीं है बात। जी, जब मैं 8 साल दिल्ली सरकार में मंत्री, और मैं अपने सरकारी बंगलों में शिफ्ट नहीं किया था। जी, मैंने वहीं वसंत कुंज में रह के पूरी दिल्ली वासियों की सेवा की है।
अपना राजनीतिक जीवन बड़े एक सिंपल लाइफस्टाइल से उसी फ्लैट से हम शीश महल में शिफ्ट नहीं हुए थे। कैलाश गहलोत जो है वो शीश महल में शिफ्ट नहीं हुआ था, ना किसी सरकारी बंगलों में शिफ्ट हुआ। वहीं वसंत कुंज में रह के दिल्ली वासियों की मैंने पूरी ईमानदारी के साथ सेवा की और लोग जो हैं पब्लिक बहुत समझदार है, वो सारे ये इन राजनीतिक जो ये हथकंडे हैं उनको समझती है। और आप जहाँ खड़े हैं ये राजनगर है। इस राजनगर में मुझे बताया जाता है कि 70-80 हज़ार वोटिंग पॉपुलेशन है। तो ये 70-80 हज़ार जो वोटिंग पॉपुलेशन है, यहाँ पे यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा और एमपी और जितने भी मेरे केरला से लोग हैं, वो भी सारे बाहरी हैं। फिर बाहरियों की वोट ही मत लो। ऐसा नहीं होता यार। ये सब चीज़ें लोगों को भ्रमित करने का और ये जब किसी के पास कुछ नहीं मिलता तो फिर ये ऐसी चीज़ों का सहारा जो है लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे कैलाश गहलोत जी और उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने अपने प्रश्नों का जवाब दिया और सीधे तौर पर कहा कि बिजवासन विधानसभा से इस बार अपनी ताल ठोकूंगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर से चुनाव लड़के कैबिनेट में मंत्री में बैठने का काम करूंगा। तो बने रहिए एक्टिव इंडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज।